पर जो है किसी दूसरे का अपने नाम से लिख दिया है, उस पे फिर स्टैंप लग गया स्टोलन का कि चुराया हुआ है। ये इनकी आइडिया अपनी नहीं है, इसको चुराया गया है। कॉपिंग विदाउट परमिशन इज स्टीलिंग। अगर आप कॉपी करते हैं और किसी की परमिशन नहीं लेते हैं, परमिशन का मतलब कि जैसे आप लेटेस्ट कोई राइटर है, कॉपीराइट अगर कोई बुक है, तो अगर उसको आप रीप्रिंट करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो आपको पब्लिशर से परमिशन लेनी पड़ती है, उस राइटर से परमिशन लेनी पड़ती है। या अगर परमिशन नहीं लेते हैं, अगर छोटे-मोटे उसमें से कुछ पार्ट आप कोट करना चाहते हैं, कुछ लाइन्स कोट करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्रेडिट देनी होती है कि यू हैव टेकन द आइडिया फ्रॉम दैट बुक या फ्रॉम दैट ऑथर। तो और ये देखिए किसी दूसरे की का सिग्नेचर था जो है, उसको काट के इन्होंने कर दिया माइन, ये मेरा है। तो ये भी जो है प्लेजरिज्म में आता है कि किसी दूसरे की चीज़ को अगर हम अपना बताने लगते हैं, तो ये प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म के जो डिक्शनरी में वो हैं डिफिनीशंस हैं, वो है, इसको जल्दी से मैं देख लेता हूँ। टू स्टील एंड पास ऑफ द आइडिया और वर्ड्स ऑफ अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स या आइडिया। कभी कभी तो होता है कि आप लाइंस को कोट करते हैं आप और उनको क्रेडिट दे देते हैं या नहीं देते हैं, तो वो तो प्लेजरिज्म में आ जाएगा अगर नहीं देते हैं तो। लेकिन कभी कभी होता है कि आइडिया अगर है, तो आइडिया को भी अगर आप यूज करते हैं तो वो भी प्लेजरिज्म में आता है। अगर किसी व्यक्ति की आइडिया को आप यूज करते हैं, भले ही वर्ड नहीं है उसमें, फिर भी जो है वो प्लेजरिज्म के अकॉर्डिंग आता है। टू यूज अनदर्स प्रोडक्शन विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का प्रोडक्शन है, उसको जो है आप यूज कर रहे हैं। प्रोडक्शन का मतलब जैसे सपोज विलियम शेक्सपियर ने लिखा जो है प्ले मैकबेथ, और विशाल भारद्वाज ने उसको इंडियन वे में एक मूवी बनाई मकबूल करके, या हैदर की बात करें हैमलेट पे जो बेस्ड है। तो सेंस जो आइडिया है या जो कह सकते हैं जो थीम है, वो थीम तो पूरी तरीके से नहीं लिया है, उसको तोड़ मरोड़ कर ट्विस्ट करके जो है इंडियनाइज वे में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन विशाल भारद्वाज की जब आप मूवी देखेंगे तब भी जो है आप देखेंगे कि बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट, या बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर्स ओमकारा, सॉरी ओथेलो, या बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ, क्योंकि उसका आइडिया वहां से लिया है। ये आइडिया विशाल भारद्वाज के माइंड में ऐसे नहीं आया है। वो जब आप वो बुक पढ़ रहे थे, मैकबेथ पढ़ रहे थे, ओथेलो पढ़ रहे थे, हैदर पढ़ रहे थे, तब ये आइडिया आया है। इसलिए जो है वो ये लिखते हैं कि बेस्ड ऑन ये, और वही बेस्ड ऑन अगर एक लाइन वही न लिखें तो शेक्सपियर का जो कॉपीराइट जिसके पास है वो क्लेम कर सकता है लिटरेरी थेफ्ट का, और विशाल भारद्वाज बहुत जो है बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो केवल एक लाइन लिखने से जो है ये कितना बड़ा काम आसान हो जाता है। और ये वही एक लाइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि वही एक लाइन लिखते हैं तो सारा क्रेडिट किसको जाता है, विलियम शेक्सपियर को जाता है। अगर एक लाइन वही हटा देते हैं तो फिर सारा क्रेडिट किसको जाएगा, विशाल भारद्वाज को जाएगा, जो कि सही नहीं है, वास्तव नहीं है। हालांकि विशाल भारद्वाज ने बहुत अपना दिमाग लगाया, सब कुछ लगाया, क्योंकि वो कमर्शियल गेन करने के लिए उसको ट्विस्ट किया, सब कुछ किया, सारा काम किया जो है शेक्सपियर की थीम के साथ। लेकिन जो बेसिक थीम है जहां से ओरिजिनेट हुई है उसको क्रेडिट देना जरूरी होता है, और वही अगर जो नहीं करते हैं वो प्लेजरिज्म में फंसते हैं। टू प्रेजेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल एन आइडिया प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स। सेम चीज वही है, बस अलग अलग तरीके से कहा गया है। इन अदर वर्ड्स, प्लेजरिज्म एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। It involves both stealing and someone else's work and lying about it afterwards. अगर आप किसी के आइडिया को अगर आप लेते हैं और बाद में पता चलता है, फिर भी आप झूठ बोलते हैं कि नहीं ये मेरा आइडिया है, मेरा अपना ओरिजिनल आइडिया है, तब भी आप प्लेजरिज्म में फंसते हैं। उसका अगर आप उसका जो भी है रजिस्टर हुआ है आपके फाइनेंशियल हैं वो सब लगाए जाते हैं, सब है।
और आप बहुत सारे प्रोफेसर भी हैं, वीसी हैं, जो फंसा और उनको डिमोट कर दिया गया है, उनका अपना पद रिजाइन करना पड़ा। ध्यान रखिएगा। ये तो डेफिनेशन है। अब प्लेजरिज्म किस तरह की हो सकती है? टेक्सचुअल सिमिलैरिटीज। टेक्सचुअल सिमिलैरिटीज क्या है कि आप सेम वर्ड जो है आप वहां से कॉपी किए और अपने रिसर्च पेपर में डाल दिया या अपनी थीसिस में डाल दिया, लेकिन आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखें, तो ये क्या हुआ? टेक्सचुअल सिमिलैरिटीज हो गई। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज, ये साइंस वाले बहुत अच्छी तरीके से, सोशल साइंस वाले जानते होंगे कि किसी का हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं और उसको जो है अपने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको हम अपना बता देते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि जब ये कोविड चल रहा था तो उसी समय जो है एम्ब्यू बैग की बात हो रही थी, वेंटिलेटर की बात हो रही थी, तो टाटा के जो लोग हैं उनके ऊपर एक आरोप लगा था। किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि मैंने जो है ये वेंटिलेटर बनाया था, मेरा वेंटिलेटर जो है वो वर्टिकल था और इन्होंने जो बनाया उसी वर्टिकल की सारी डिजाइन हमसे लिया था और हमारे साथ काम करने की बात की थी टाटा वालों ने, लेकिन बाद में जो है उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर टाटा वालों ने अपना जो है हॉरिजेंटल, वो उसी को हॉरिजेंटल शेप दे दिया, उसी सारा फंक्शन सारी चीजें वही थी, तो उसने कोर्ट केस कर दिया था। तो फिर वो कोर्ट केस जो है चला, फिर उसमें हियरिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, तो उसमें क्या हुआ मुझे पता नहीं। लेकिन आप देखिए कि कोई चीज वर्टिकल है, सपोज किसी कोई बुक है, अगर आप जो है वो छोटी है और काफी मोटी है, अगर आप जो है उसको लेके प्रिंट करा देते हो अपने नाम से और वो बुक जो है काफी लंबी चौड़ी बना देते हो और पतली सी बना देते हो, तो वो आपका नहीं हो जाएगा। वो मेन आइडिया जो उसमें है वो जो ओरिजिनल राइटर है उसका होगा। तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज भी कभी कभी होती हैं। कॉन्सेप्चुअल सिमिलैरिटीज क्या होती हैं? कोई व्यक्ति कोई आइडिया देता है, कोई कॉन्सेप्ट देता है, उसको आप जो है अपना आइडिया बताने लगते हैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, तो ये भी कंसेप्चुअल सिमिलैरिटीज होती हैं और ये भी प्लेजरिज्म में आता है। अगर इस तरह का भी काम करते हैं आप, तो फिर आपको ये जानना चाहिए कि इसकी भी आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी, भले ही आप लाइंस नहीं कोट कर रहे हैं, फिर भी आपको जो है उसकी क्रेडिट देनी पड़ेगी। मतलब आप प्लेजरिज्म से तो बच सकते हैं, लेकिन अगर कोई मतलब प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर से तो बच सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे पढ़ता है और उसको पता चलता है कि यार ये लाइन तो मैंने कभी पढ़ी है पहले किसी की, इस बंदे की ये लाइन नहीं है या इस रिसर्च स्कॉलर की ये लाइन नहीं है, तो वो समझ में आ जाता है। और ये भी जान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं से पकड़ में आ ही जाता है कि भले आपको अभी लग रहा है कि जो कुछ आपने लिख दिया जो है वो नया है, सब कुछ है, या हमने यहाँ से वो वहां से उठा के कर दिया है, लेकिन अब ये पब्लिक डोमेन में चला जाता है। पब्लिक डोमेन का मतलब कि आप जानते हैं कि अब आपकी जो थीसिस है प्लेजरिज्म चेक होती है, सब कुछ चेक होती है, वहां पे अगर डिटेक्ट होती है तो ठीक, नहीं तो अगर वहां अगर डिटेक्ट नहीं होती है तो इसको शोध गंगा पे डाल दिया जाता है, जो रिपोजिटरी है वहां से जो है कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है, वहां से भी लोग डाउनलोड करके पढ़ते हैं। जो वहां पढ़ेंगे तो फिर वो भी क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, इन्होंने जो थीसिस लिखी है वो इनकी ओरिजिनल नहीं है, इन्होंने कहीं कॉपी किया है, और अगर उसका कोई खास होगा तो हो सकता है उसको बता दे वो, तो वो क्लेम भी कर सकता है। तो इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों से बचिए, जितनी भी अपनी ओरिजिनलिटी है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए, खुद टेक्स्ट को पढ़िए, खुद उसको एनालाइज करिए। ये बहुत आसान काम तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये भी प्लेजरिज्म क्या क्या होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। टर्निंग इन समवन एल्स वर्क एज योर ओन, किसी दूसरे के वर्क को आप अपना बताते हैं, तो ये भी प्लेजरिज्म है। कॉपिंग वर्ड्स और आइडियाज फ्रॉम समवन एल्स विदाउट गिविंग क्रेडिट, अगर बिना क्रेडिट दिए अगर किसी के आइडिया को कॉपी करते हैं, आप किसी के वर्ड्स को कॉपी करते हैं, तो ये भी प्लेजरिज्म है। फेलिंग टू पुट अ कोटेशन इन कोटेशन मार्क, जो कोटेशन आप लेते हैं अगर उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं कोट करते हैं, तो ये भी प्लेजरिज्म में आता है। मतलब आपको कोट करना है, प्रॉपरली कोट करना है, आपकी स्टाइल सीट के अकॉर्डिंग कोट करना है। कभी कभी रिसर्च स्कॉलर से पूछा जाता है कि आप कौन सी रेफरेंसिंग स्टाइल यूज करते हो, उनको पता नहीं होता कि ये क्या होता है। तो अगर आप एमएलए के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर आप लिटरेचर आर्ट के स्टूडेंट है, हिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो आप बता सकते हैं कि हम एमएलए स्टाइल यूज करते हैं। अगर आप साइंस सोशल साइंस के स्टूडेंट तो आप बताएंगे कि हम एपीए स्टाइल यूज करते हैं।
कौन सा एडिशन यूज कर रहे हैं, आपको थीसिस में ये बताना होता है कि कौन से स्टाइल सीट को आपने फॉलो किया है और कौन सा एडिशन है वो। जैसे सपोज आप 2020 में अपनी थीसिस लिखना शुरू किए, आप स्टार्ट किए, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, सब कुछ होगा, तो 2020 में उस समय जो है एमएलए का 7th एडिशन, सॉरी 8th एडिशन चल रहा था, और इस समय जो है 2021 में 9th एडिशन आ गया है। तो आप जिस एडिशन, जिस आपका एनरोलमेंट होते समय जो भी एडिशन फैशन में था, वही आप फॉलो करेंगे। ये नहीं कि 2021 में आपका 9th एडिशन आ गया एमएलए का, तो आप 9th को फॉलो करना शुरू कर देंगे। प्लेजरिज्म होता क्या है, प्लेजरिज्म से कैसे बचा जा सकता है, ये आप एमएलए और एपी हैंडबुक पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं। नो हाउ टू साइट, और आप ये जानिए कि कैसे साइट किया जाता है किसी भी रेफरेंस को। एक्नॉलेज एंड साइट कोड, आप एक्नॉलेज करिए और कोटेशन को जो है साइट करिए, ये इससे आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, आप कहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट यहाँ हमने क्यों दिया है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए दिया है रिसर्च स्कॉलर के लिए या किसी के लिए भी जो पेपर भी लिख रहा है या थीसिस लिख रहा है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको एक पेपर लिखना है और आप ऐसे ही लापरवाही करते हैं, सब कुछ करते हैं, और पेपर सबमिट करने की डेट आ जाती है और 1 हफ्ते 10 दिन बचती है, तो फिर आप क्या करते हो कि जल्दी जल्दी पेपर लिखना शुरू करते हो, कहीं वहाँ से आइडिया लेते हो, कहीं वहाँ से लेते हो, सब कुछ करते हो, और आप अपना पेपर प्रिपेयर करके भेज भी देते हो, और बाद में पता चलता है कि वो प्लेजरिज्म है उसमें, या तो फिर गलत है, सब कुछ है। एक पेपर लिखने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 महीने, जो कि लगभग 15 पेज 10 पेज का पेपर होगा, और उसको आप कम से कम 3 महीने आप उस पर समय देंगे, तब एक बेहतरीन पेपर बनेगा। ये आप ध्यान रखिए। अगर आप थीसिस लिख रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 साल तक आप बेहतरीन मेहनत करते हैं, रेगुलर मेहनत करते हैं, तब जाके एक थीसिस जो है आपकी हो जाती है। बहुत लोग जॉब करते हैं, बहुत स्टूडेंट जो है कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर 1 साल में सोचते हैं, 6 महीने में सोचते हैं कि हम किसी तरीके से इसको रैप अप करके जो है हम अपनी थीसिस को सबमिट कर दें। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसको बहुत लाइटली लोग लेते हैं। कुछ लोग जो है इसको स्कॉलरशिप के लिए करते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए करते हैं। मतलब स्कॉलर मतलब रिसर्च रिसर्च की तरह अगर हो तो फिर बहुत ही बेनिफिशियल होती है सोसाइटी के लिए, जो कि बहुत ही रेयर, मतलब ह्यूमैनिटीज में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि कोई भी बहुत बेहतरीन रिसर्च कर रहा हो। सोशल साइंसेज और साइंस में तो होता है, साइकोलॉजी में होता है। नोट सोर्स ड्यूरिंग मेकिंग नोट्स, बहुत बार ये होता है कि आप कुछ पढ़ रहे होते हैं और वहां से आपको लगता है कि ये लाइन अच्छी है, जो है इसको मुझे अपनी थीसिस में या अपने उसमें रिसर्च पेपर में कोट करना चाहिए। तो उसमें होता क्या है कि आप लाइंस तो कोट कर लेते हो, लेकिन आप ये नहीं सॉरी ये नहीं आप नोट करते हो कि कहाँ से लिया गया है ये कभी, क्योंकि जब आप समय बीतता है, 2-4 महीने बीतता है, 5 महीने बीतता है, तो आपको पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। तो उसी समय आपको सारी चीजें नोट कर लेनी चाहिए। अगर आप इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं तो वहां से एक ब्लैंक पेज पे उसका लिंक जो है आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, ताकि उस लिंक पे क्लिक करें तो वो पेज फिर से खुल जाए जो है। तो उससे सारा काम कर रहे हैं। इसलिए जो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपका। जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो सारी चीज जो है उसकी प्रिपेयर करिए कि कैसे जो है हम साइटेशन करना है, हमें कैसे उसके डिटेल्स को नोट करना है। उस पे स्टिकर लगाइए, जो है अलग अलग कलर के, ग्रीन, ब्लू और इस तरह के स्टिकर लगाइए, और उस पे पेन से लिख डालिए कि ये इसको हमें इस चैप्टर इसमें इसको ऐड करना है, इस चैप्टर में हम इस रिलेटेड थीम है, इसको हमें इस चैप्टर में करना है। तो इस तरह से कर सकते हैं। चेक बिफोर यू सबमिट, ये भी टाइम मैनेजमेंट में ही आता है कि जब आप जल्दबाजी में सारा काम करते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलता है कि क्या क्या गलतियां की हैं आप। इसलिए जो है अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ सारा काम करेंगे तो
आप पूरा चेक कर सकते हैं अपनी थीसिस सबमिट करने से पहले कि कहाँ पे उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कहाँ पे स्ट्रक्चरल मिस्टेक है, कहाँ पे फॉर्मेटिंग गलत है उसकी। सब सारा डिस्कस आप जो है अपने सुपरवाइजर से कर सकते हैं या किसी से चेक करवा सकते हैं जो एक्सपर्ट हो इसका। मेजर साइटेशन स्टाइल्स, एमएलए है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, जो ह्यूमैनिटीज के लिए यूज होता है। एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि एजुकेशन, साइकोलॉजी और साइंसेज वाले यूज करते हैं। सोशल साइंस भी इसमें आता है। शिकागो और तुराबियन, जो बिजनेस वाले, हिस्ट्री वाले, फाइन आर्ट्स वाले यूज करते हैं इसको। अब मैं एक एग्जांपल में दिया हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है। एमएलए स्टाइल में मैंने शेक्सपियर का किया है, शेक्सपियर विलियम, देख रहे हैं आप, शेक्सपियर के बाद कॉमा है, फिर उसके बाद विलियम फुल नेम है इनका, और मैकबेथ बुक का नाम है, और इसको इटैलिक्स में रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इटैलिक्स जो तिरछा थोड़ा वर्ड होता है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस है जो पब्लिश किया है इसको, और 1997 में पब्लिश हुई है। ये एमएलए स्टाइल हो गई। और इसी को हम एपीए स्टाइल में किए हैं, मतलब सेम एग्जांपल जो है बुक का दिए हैं। शेक्सपियर आप देख रहे हैं, कॉमा के बाद यहाँ डब्ल्यू आया है केवल। जो इनिशियल नेम होता है उसको एपीए क्या करता है, शॉर्टन कर देता है, केवल फर्स्ट लेटर ही उसका यूज करते हैं। और उसके तुरंत बाद आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ गया है। आपको बताएं कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्यों देते हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि कब का ये डेटा है, कब की ये बुक है, कब का जो है ये लिखा गया है। इसलिए ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है यहाँ पे मायने रखता है एपीए के लिए, इसलिए इन्होंने पहले कर लिया। फिर मैकबेथ, ये भी इटैलिक्स है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस यहाँ। बस यही जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है यहाँ से पीछे से उठकर ये राइटर के जस्ट बाद आ गया है ब्रैकेट में। शिकागो की बात करें, शिकागो भी देखिए, ये आधा आप एमएलए और आधा एपीए कह सकते हैं आप। शेक्सपियर विलियम पूरा नाम दे दिया इन्होंने, जो पब्लिकेशन ईयर है उसको ब्रैकेट हटा दिया इन्होंने बस, और बाकी सेम चीज है। मैकबेथ भी इन्होंने इटैलिक्स में किया है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस जो पब्लिशर है उसका नाम दिया है। तुराबियन में क्या है, तुराबियन सेम एमएलए जैसा है, आप देखेंगे सेम एमएलए जैसा ही है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आपको दिख सकता है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लगभग 4-5 एग्जांपल मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, इसको आप देखिए और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ है और क्यों जो है प्लेजरिज्म है, इसका रिजल्ट क्या है, एक्शन क्या है। ये देख रहे हैं इंस्टांस 1, मैंने एग्जांपल फर्स्ट लिया है। ये डबल इंटरव्यू कामा में ये लाइन हमने कोट किया है, किसकी, फ्रांसिस बेकन की लाइन है ये। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे जिनका इंग्लिश रहा होगा। तो ये डबल इंटरव्यू कामा में सारा है ये दिया हुआ, और ये हमने इनके लाइंस को सॉरी साइटेशन भी हमने दिया है कि कहाँ से ये लिया है हमने। अब इसी को जो है देखिए आप, फर्स्ट 2 लाइंस समझ लीजिए या 1.5 लाइन, ये तो सेम कॉपी कर लिया गया है। फिर उसके बाद देयरफॉर से ये जो रिसर्चर है उसने अपना जो है वर्ड इसमें डाल दिया है, मतलब अपनी आइडिया को इसमें एक्सप्रेस किया है, जो कि फ्रांसिस बेकन की आइडिया से मिलता जुलता है। और ब्रैकेट में इन्होंने ये भी दे दिया है कि ये बेकन की ऑफ स्टडीज से है। आप देख रहे हैं बेकन की ऑफ स्टडीज से है, सब कुछ किया है इन्होंने, और ये भी यूआरएल भी दे दिया है। और इसमें एक्शन देखिए क्या काम हुआ है। लाइंस यूज्ड विदाउट कोटेशन मार्क एंड पैराफ्रेज्ड विद एक्नॉलेज्ड एंड साइटेशन। इन्होंने लाइंस यूज किए, जैसे सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड यहाँ भी है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड यहाँ भी है। इन्होंने इसको लिया तो वहां से, लेकिन विदाउट कोटेशन मार्क, बिना जो है कोटेशन मार्क के लिया है, मतलब जहां से जहां तक लाइन इन्होंने कोट की है उसमें कोटेशन मार्क इन्होंने नहीं यूज किया, डबल इन्वर्टेड कामा नहीं यूज किया है। इन पैराफ्रेज्ड विद एक्नॉलेज्ड एंड साइटेशन, इन्होंने पैराफ्रेज भी किया है और एक्नॉलेज भी किया है, साइट भी किया है, मतलब सब काम किया है इन्होंने, साइट भी किया है, एक्नॉलेज भी किया है और लाइंस यूज किया है, लेकिन केवल एक काम नहीं किया है। इसमें प्लेजरिज्म आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेजरिज्म ऑफ नॉट यूजिंग डबल इन्वर्टेड कामा, केवल यही देख लीजिए, डबल इन्वर्टेड कामा बस इनको यूज करना है। कहाँ पे यूज करना है? ये सम से पहले यहाँ पे, और सॉरी,
और यहाँ पे पार्ट्स के पास, यहाँ पे डबल इंटरव्यू कामा यूज करना है और इनका प्लेजरिज्म फ्री हो जाएगा। तो आप देखिए किसी के लाइंस को यूज करते हैं और सब कुछ करते हैं तब भी जो प्लेजरिज्म में आता है। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये सेम वही लाइंस है और नीचे क्या किया इन्होंने, पैराफ्रेज कर दिया है। पैराफ्रेज कर दिया है मतलब आइडिया सारी चीजें जो है फ्रांसिस बेकन की ही है, और इन्होंने पैराफ्रेज के बाद क्या किया, पैराफ्रेज्ड विदाउट एक्नॉलेजमेंट एंड साइटेशन, बिना एक्नॉलेजमेंट के बिना साइटेशन के इन्होंने पैराफ्रेज कर दिया है। ये भी प्लेजरिज्म ऑफ पैराफ्रेजिंग कहा जाता है। अगर आप किसी दूसरे की आइडिया को अपने वर्ड्स में शो करते हैं और उसको क्रेडिट भी नहीं देते हैं तो फिर ये प्लेजरिज्म में आता है। भले इसको सॉफ्टवेयर नहीं पकड़ पाता है या बहुत ही स्लाइटली पकड़ता है, कुछ ही पकड़ता है, क्योंकि वो केवल वर्ड्स को जो है वो पकड़ेगा, तो पूरी तरीके से नहीं पकड़ेगा, केवल वर्ड्स को पकड़ेगा, तो आपकी सिमिलैरिटी कम आएगी। लेकिन जब दूसरा कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि जो आइडिया है ये रिसर्चर का ओरिजिनल आइडिया नहीं है, बल्कि ये फ्रांसिस बेकन की आइडिया है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। सेम वही लाइंस हैं और इन्होंने क्या किया है, पैराफ्रेज किया है एक्नॉलेज विद साइटेशन। अब देखिए इन्होंने पैराफ्रेज किया है लेकिन इन्होंने बेकन का नाम दे दिया है और इनके ऐसे का नाम दे दिया है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या है, नो प्लेजरिज्म। इसमें प्लेजरिज्म नहीं होगा। ये डिटेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ेगा जो है, जो रीडर, वो समझ जाएगा कि इन्होंने क्रेडिट दिया है तो इसका मतलब कि जो है ये सही है। तो हर चीज आप सॉफ्टवेयर पे ही मत डिपेंड रहिए, कोई रीडर पे भी, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचिए कि ये जो लिखा जा रहा है, जब रीडर के पास जाएगा तो वो समझ जाएगा कि ये किसकी आइडिया है किसकी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम कोटेशन है और यहाँ पे देखिए ब्लॉक कोटेशन यूज किया गया है और इसको एक्नॉलेज भी किया है, सब कुछ किया गया है। ब्लॉक कोटेशन समझ रहे होंगे आप। एक्शन क्या है, यूज्ड ब्लॉक कोटेशन विद एक्नॉलेजमेंट एंड साइटेशन। यहाँ पे भी नो प्लेजरिज्म आपको दिखेगा। अब यहाँ पे डबल इंटरव्यू कामा नहीं है क्योंकि ब्लॉक कोटेशन में आपको डबल इंटरव्यू कामा की जरूरत नहीं होती, बस ये है कि इंडेंट जो है प्रॉपरली होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लेजरिज्म नहीं है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे जो है सबको ध्यान देने की जरूरत है और सारे रिसर्च स्कॉलर इस पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, an obscure conclusion derived that doesn't match with Bacon's view, it is slightly different। मतलब पैराफ्रेजिंग की जाती है लेकिन शेक्सपियर की फ्रांसिस बेकन का जो आइडिया है उससे थोड़ा डिफरेंट जो है बनाया जाता है इसको। तो इसमें अगर कोई फ्रांसिस बेकन को अगर क्रेडिट देना चाहता है या नहीं देना चाहता है तब भी जो है प्लेजरिज्म नहीं आता है, क्योंकि आप एक दूसरा कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं जो कि फ्रांसिस बेकन नहीं बताए हैं। जो कि मतलब फ्रांसिस बेकन जो कहना चाहते हैं उससे आप डिफरेंट अगर कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो फिर आपका जो है प्लेजरिज्म में नहीं आएगा और इसको आप क्रेडिट भी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो ये है पांचों इंस्टेंस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लेजरिज्म पकड़ में आता है तो कैसे आता है, क्यों नहीं आता है। जैसे आप ये डबल इंटरव्यू कामा यूज कर रहे हैं तो ये दो तरह के होते हैं। एक स्ट्रेट कोटेशन मार्क होता है, कर्ली कोटेशन मार्क होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो पहला वाला है ये कर्ली है और ये स्ट्रेट है, दूसरा वाला जो इधर राइट साइड में है। तो अगर आप गलती से कॉपी करते हैं कहीं से या कुछ करते हैं और उसमें चेंज हो जाता है कि उसमें एक तरफ तो कर्ली है या स्ट्रेट है, दूसरी तरफ जो है चेंज्ड है, तो वो भी जो है सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेता है और इसको जो है प्लेजरिज्म में काउंट कर लेगा। ये मतलब सेम दोनों तरफ ही होना चाहिए, चाहे तो कर्ली ही चाहे तो फिर स्ट्रेट कोटेशन मार्क, चाहे सिंगल या डबल हो, कोई भी हो। अब ये आप लोग देख रहे होंगे अगर कोई उल्टा भी कर दिया, जैसे स्टार क्रॉस्ड लवर में आप देखिए ये फ्रेज है, सब ये फ्रेज जो है सब हमने विलियम शेक्सपियर का यूज किया है। अब सोच लीजिए ये तीन तीन वर्ड्स जो है, तीन तीन चार चार वर्ड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये किसी का फ्रेज है, किसी ने क्वाइन किया है इसको, तो इसको भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसको आप डबल इंटरव्यू कामा में यूज करेंगे।
कोई आप उल्टा सीधा लगा देते हैं, स्पेस दे देते हैं इम्प्रॉपर, तो भी जो है वो भले आप कोटेशन मार्क आपको लगेगा कि हमने तो कोटेशन मार्क के अंडर डाला है इसको, लेकिन अगर प्रॉपर कोटेशन मार्क नहीं दिया है तो फिर वो प्लेजरिज्म में डिटेक्ट हो जाता है। नो कोटेशन मार्क्स, आप कहाँ कहाँ पे कोटेशन मार्क यूज नहीं करेंगे। अगर कोई जनरल नॉलेज की चीज है या कॉमन नॉलेज की चीज है तो आप जो है वहां पे कोटेशन मार्क आपको देने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक कोटेशन है तो ब्लॉक कोटेशन में भी आपको डबल इंटेड कामा यूज करने की जरूरत नहीं है, बस बशर्ते बस प्रॉपर इंडेंट होना चाहिए उसका। क्या क्या एक्सक्लूड होता है अगर आप प्लेजरिज्म चेक कर रहे होते हैं, तो क्या क्या जो है एक्सक्लूड होता है। ऑल कोटेड वर्क्स रिप्रोड्यूस विद ऑल नेसेसरी परमिशंस और एट्रीब्यूशन। अगर आप डबल इंटेड कामा यूज करते हैं प्रॉपरली तो वो सॉफ्टवेयर जो है प्लेजरिज्म का वो एक्सक्लूड कर देता है। आपकी सारी रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, ये सब सारी चीजें जो है वो हटा देता है, क्योंकि मेन फोकस उसका रहता है कंटेंट पे। ऑल जेनरिक टर्म्स, लॉ, स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड स्टैंडर्ड इक्वेशंस, ये सब सारी चीजें जो है जो जेनरिक टर्म्स होते हैं, लॉ के टर्म्स होते हैं, जैसे सेक्शन 302 हुआ, आर्टिकल कुछ हुआ, ये सब जो स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं ये सब जो है ऑटोमेटिक एक्सक्लूड हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एक्सक्लूड कर देता है। सर थोड़ा सा अगले हमारे वो आ गए हैं रिसोर्स पर्सन, तो ब्रीफ करिएगा, अरे लेकिन हम आपको सुनेंगे जरूर। बस 5 मिनट और है हमारे ठीक है, पास। ओके सर, थैंक यू सर। तो रिवर्स प्लेजरिज्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ प्लेजरिज्म भी जिसको कहते हैं, ये आप सारे लोग जानिए कि अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है या आपने कोई बुक लिखी है और उसको आप दूसरे आर्टिकल या दूसरे बुक में कोट कर रहे हैं, तो आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी जैसे कि किसी दूसरे अथर का आप देते हैं। ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी अपनी लाइंस है, आपकी अपनी बुक है, कुछ भी आपके अपने फ्रेजेस हैं, अगर वो ऑलरेडी आपने पब्लिश कर दिया है तो फिर उसका जिक्र कर रहे हैं किसी दूसरे पेपर में, तो उसको भी आपको उसी तरह कोट करना पड़ेगा जैसे किसी पर्टिकुलर राइटर का करते हैं आप, क्योंकि जो आप पब्लिश कर दिए हैं वो पब्लिक डोमेन में चली गई है, वो अब आपका अधिकार नहीं रह गया है। तो उसको दोबारा अगर आप कोट करना चाहते हैं तो आपको उसी मेथड का यूज करना पड़ेगा जो किसी दूसरे राइटर के लिए यूज करते हैं। इसको सेल्फ प्लेजरिज्म कहते हैं। बहुत बार होता है ना कि हमने एक बुक या एक पेपर में जो है जो मैटर डाला है वही हम दूसरे में भी डाल दिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करके तीसरे में डाल दिए, तो हमारा बहुत सारा पेपर हो गया, बहुत सारे जो है कंटेंट हमारी हो गए। लेकिन ऐसे में क्या है, ये सेल्फ प्लेजरिज्म में माना जाता है या रिवर्स प्लेजरिज्म भी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन ऑफ ओन प्रीवियसली पब्लिश वर्क्स, ऑल रूल्स ऑफ प्लेजरिज्म अप्लाई इवन ऑन द सेल्फ पब्लिश वर्क। जितने भी रूल्स होते हैं आपके भी पब्लिश वर्क पे भी वही अप्लाई होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सुपरवाइजर्स, अगर कोई सुपरवाइजर है शैलेंद्र जी यहाँ पे? सर बहुत ज्यादा। हाँ माय गॉड। हाँ, बहुत ज्यादा। तो उनके लिए बता दूं कि 4 लेवल डिसाइड किया है प्लेजरिज्म का यूजीसी ने। 0 to 10% सिमिलैरिटी, ये लेवल 0 जिसको कहा जाता है जो एक्सेप्टेबल होता है, इसी पे आपकी थीसिस सबमिट होती है। अगर लेवल 1 है, लेवल 1 में क्या है, 10 to 40% सिमिलैरिटीज है। अगर किसी स्टूडेंट में 10 to 40% सिमिलैरिटीज है तो उसको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है उसको थीसिस रिवाइज करके रीसबमिट करने के लिए। लेवल 2 में एबव 40 to 60% सिमिलैरिटीज हैं, 40 से 60% तक जो है अगर प्लेजरिज्म आता है तो उसको 1 साल का समय मिलता है रिवाइज करके सबमिट करने के लिए। लेकिन अगर लेवल 3 में पहुंचता है जो कि एबव 60% सिमिलैरिटीज हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। ये तो स्टूडेंट के साथ हुआ। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि लेवल 2 और लेवल 3 जो है, सॉरी, लेवल 1 और लेवल 2 में क्या होगा। लेवल 1 में क्या होगा कि जो सुपरवाइजर है उनका एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है और 2 साल तक कोई भी उनको सुपरविजन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता, कोई स्टूडेंट नहीं दिया जाता है। ठीक है। लेवल 2 में क्या होता है, उनके 2 इंक्रीमेंट रोक दिए जाते हैं और 3 साल तक कोई भी स्टूडेंट उनके अंडर में रजिस्टर नहीं होता है।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सुपरवाइज़र के लिए भी, कि सुपरवाइज़र भी ध्यान दे अपने स्टूडेंट्स का सबमिशन होने से पहले उसकी प्लेजिज्म को चेक कराए, सब कुछ करा ले पहले, फिर उसके बाद जो है सबमिट कराएं। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जिसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। टाइपिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए, तो हाइफन में और डैश में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कोटेशन मार्क्स कब आप कहाँ पे आप स्पेस यूज़ करते हैं, कहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको हेल्प करता है प्लेजिज्म से बचाने में। कॉपी करिए, एक्नॉलेज करिए और साइट करिए, यही बस मूल मंत्र है। थैंक यू सो मच। किसी भी प्रतिभागी का कोई भी प्रश्न हो अवश्य पूछिएगा।